हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 1 बनाया था, अब इस लेक्चर में पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे हमारी कंट्री में क्यों सी रूट्स को ढूंढा गया, क्या रीज़न था, कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ और कैसे टर्क्स ने यहाँ पर टैक्सेस को लगा के फाइनली यूरोपियंस को ये मजबूर कर दिया कि वो सी रूट को फाइंड करे। तो वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो हमारी कंट्री में आया था। इस पार्ट सेकंड में हमको ये देखना है कि कौन कौन से यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए थे और किस तरीके से आए थे। तो जो सबसे पहले, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो यूरोपियन हमारी कंट्री में आया था वो थे यूरोपियन पोर्चुगल से वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो इंडिया में आया था और पोर्चुगल हमारी कंट्री में आए थे 1498 में। तो 1498 में कौन आया था? यूरोपियंस, यानी कि पोर्चुगीज। देखिए फ्रेंड, आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं हिस्ट्री में कि ये जितने भी यूरोपियंस आ रहे हैं हमारी कंट्री में, इनका एक ही मकसद है, वो है बिजनेस, वो है ट्रेड। मीन्स सभी लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। आपने कभी सोच के देखा कि यूरोपियंस हमारी कंट्री में क्यों आए? मतलब सारे यूरोपियन ईस्ट की तरफ ही क्यों आए? बिकॉज ईस्ट के पास था रिसोर्सेज, ईस्ट के पास था गोल्ड, ईस्ट के पास सारी चीज़ें थी। तो द गोल्ड एंड वेल्थ एंड द ट्रेड ऑफ द ईस्टर्न नेशन कंप्लीटली अट्रैक्टेड द यूरोपियन नेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे 1498 में पोर्चुगीज वाले, और वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था यूरोप का जो आया था इंडिया में पोर्चुगीज से। तो यहाँ पे जब यूरोपियन से यानी पोर्चुगीज आए तो पोर्चुगीज के यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे। पहला था कोचिन था पहला, फिर कैन्नौर एंड कैलीकट। ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे किसके? पोर्चुगीज के। अब देखिए, जैसे पोर्चुगीज हमारी कंट्री में, आप इस बात को नोटिस करके देखिए कि 1498 से लेके जो दूसरे यूरोपियन नेशन हमारी कंट्री में आना स्टार्ट करते हैं वो आते हैं आफ्टर दी 15th सेंचुरी। समझिए इस बात को। अब समझना हमें ये है कि पोर्चुगीज जब यहाँ पे आए हमारी कंट्री में, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, काफ़ी मर्चेंडाइज किया, और यहाँ पे देखने के बाद उनको ये समझ, बाकी यूरोपियन नेशन जो हमारी कंट्री में आए उन्होंने ये देखा कि पोर्चुगीज इतना वेल्थ कैसे कमा रहे हैं। उस वेल्थ को देखने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि आखिरकार इंडिया में जब इतना वेल्थ है तो हमें भी आना चाहिए, हमें भी कुछ तूफानी करना चाहिए, सारी चीज़ हमें करनी चाहिए। यूरोपियंस को देख के, जब पोर्चुगीज को देख के हमारी कंट्री में जो दूसरे नेशंस आए, तो 1498 के बाद 100 साल तक पूरी तरीके से पोर्चुगीज का राज था हमारी कंट्री में, पूरे सी ट्रेड पे, पूरे कोस्टल एरियाज पे। लेकिन 1498 के बाद आते हैं डच। तो डच हमारी कंट्री में आते हैं 1606 में, बट डच का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। वो आए हमारी कंट्री में, उन्होंने ट्रेड किया, देन वो इंडोनेशिया में सेटल हो गए। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारी कंट्री में आते हैं डच के बाद, वो थे कौन? तो वो थे ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आती है 1606 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, आइए आप इस बात को समझ लीजिए कि 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट होता है। 1600 में बहुत सारी कंपनियां बनती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट होता है। और उस वक्त जो इंग्लैंड की महारानी होती है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, वो इनको ट्रेडिंग राइट्स देती है और बोलती है कि आप लोग जाइए और आप लोग इंडिया में व्यापार कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफा अधिकार मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द सोल राइट टू डू द ट्रेड विद इंडिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में, उस वक्त इंडिया का जो हेड होता है, मतलब कि जो मुगल एम्परर रहता है, मुगल बादशाह, उसका नाम रहता है अपना अकबर। ठीक है। अब 1606 में जो पहले व्यक्ति होते हैं इंडिया में, जो आता है जो यूरोपियन ब्रिटिश से, यानी कि इंग्लैंड से, उसका नाम रहता है विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिंस को आप कैसे याद रखें? तो आज हमारे पास हॉकिंस का कुकर है, तो विलियम हॉकिंस से आप याद रख लीजिए। तो 1606 में आता है विलियम हॉकिंस। जब विलियम हॉकिंस इंडिया में आता है ना, तो इस बात को आप समझिए कि पोर्चुगीज उसको आने नहीं देते हैं, बिकॉज पोर्चुगीज ऑलरेडी सेट होते हैं इंडिया में, अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा होता है। तो आप ही सोच के देखिए ना, अगर आपका किसी मार्केट में अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आना चाहता है, उसको आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। तो वही पोर्चुगीज हमारी कंट्री में यहाँ पे ब्रिटिशर्स को आने नहीं देते हैं, बट फिर भी जैसे तैसे विलियम हॉकिन यहाँ पे दरबार में पहुँच जाता है। तो उस समय 1606 में जो इंडिया का मुगल एम्परर रहता है, मुगल बादशाह रहता है, वो कौन रहता है? तो वो रहता है जहांगीर। देखिए जहांगीर कब तक रूल करता है? तो जहांगीर 1605 में मुगल बादशाह बनता है, यानी मुगल एम्परर बनता है, एंड ही रूल्ड टिल द 1627, बिकॉज जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर। तो यहाँ पे 1606 में विलियम हॉकिन आता है कोर्ट में और काफ़ी गिफ्ट्स लेके आता है, काफ़ी प्रेजेंट्स लेके आता है। जहांगीर काफ़ी खुश होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है जहांगीर क्यों खुश होता है? बिकॉज जहांगीर जो था वो नॉर्मल टर्की लैंग्वेज बोलता था। यहाँ पे विलियम हॉकिन ने काफ़ी अच्छा चाल चला, उसने मौके पर ही चौका मार दिया। उसको ये बात मालूम था कि भाई जहांगीर को टर्की लैंग्वेज आता है, उसको अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन विलियम हॉकिन्स को तो दोनों लैंग्वेज आता था। उसने यहाँ पे जहांगीर से किस में बात की?
टर्की में बात की। इस बात को सुन के नॉर्मली जहांगीर काफ़ी खुश हो गया। उसने बोला चलो भाई इनको कुछ रहने देते हैं। तो यहाँ 1606 से लेके 1611 तक ये भाई साहब रहते हैं विलियम हॉकिंस हमारी कंट्री में यहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसको परमिशन नहीं मिलता है विलियम हॉकिंस को इंडिया में ट्रेड करने का, मतलब इसको ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो आती है अपने पास, हाँ, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री जो खोलते हैं इंडिया में वो होता है सूरत के अंदर 1603 में। तो 1613 में हमारी कंट्री में पहला ब्रिटिश अपना कंपनी खोलते हैं सूरत के, आज के मॉडर्न डे सूरत में। अब इनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं ना, जिनके बीच में झगड़ा होता है आखिरकार लास्ट में इंडिया पे रूल करने का, इंडिया में बिजनेस करने का, वो होते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच हमारी कंट्री में आते हैं, मैं आपको जैसे कि बता दूं, ये आते हैं 1668 में, ठीक है। 1668 में फ्रेंच वाले आते हैं और फ्रेंच जो होते हैं लास्ट कंटेंडर होते हैं जो इंडिया में आते हैं। तो जब फ्रेंच हमारी कंट्री में आ जाते हैं, यहाँ पे दो यूरोपियन नेशन के बीच में अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों बीच में ये स्टार्ट होता है कि भाई मिर्च मसाला बेचेगा कौन। आखिरकार इंडिया में आने का मेन मकसद था इंडिया का मिर्च मसाला, इंडिया का रिसोर्सेज। तो फ्रेंच हमारी कंट्री में आते हैं 1668 में, ठीक है। और यहाँ पे जब फ्रेंच वाले आ जाते हैं तो अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज थे वो हमारी कंट्री में आए। आपको बता दूं पोर्चुगीज आए, तो यहाँ पे फिर उसके बाद अपने पास फिर आए डच वाले, डच के बाद आए ब्रिटिश और उसके बाद फ्रेंच। अब नॉर्मली थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार आगे आगे होता क्या है, ये कंपनियां अपने में ही क्यों लड़ती हैं और आखिरकार फाइनल कंटेंडर कौन बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज रखेंगे पार्ट सेकंड में। पार्ट थर्ड में मैं आपको बताऊंगा द अदर समथिंग हैपन विथ यूरोपियन नेशन एंड विच यूरोपियन कंट्री बिकम द रूलर एंड मर्केंटाइज ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।